Hello friends, welcome back to the economics lecture. Yes, problems of Indian economic part 2. So we will continue our topic of the commercial bank जो हम लोग पढ़ रहे थे from the branch banking से. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं from the branch banking. So in last lecture में हमने पढ़ा था about the branch banking के बारे में, right? So branch banking क्या है? In the branch banking, the bank has its headquarters in any one city of the country, and branches are spread into many urban areas and rural areas में उनकी branches होती हैं. Such banking exits in Britain. ये सब कहाँ होते हैं? ब्रिटेन में होते हैं, जर्मनी में होते हैं, फ्रांस में होते हैं, कनाडा में होते हैं, इवन इन इंडिया. इसका मतलब यह है कि उनकी एक ब्रांच कोई भी सिटी ऑफ द कंट्री में हो सकती है और बाकी वो लोग अपनी ब्रांचेस जो हैं कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं. मैनी बैंक्स हैव ओपन हंड्रेड ऑफ ब्रांचेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में उन्होंने ओपन किया है. चलिए तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द एडवांटेजेस. सो फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांच बैंकिंग. फर्स्ट, बैंक एक्सपेंड कर सकता है ड्यू टू मैनी ब्रांचेस एंड इकोनॉमिक साउंड्स इज ऑब्टेन. तो बैंक एक्सपेंड करता है अपनी बहुत सारी ब्रांचेस को एंड इकोनॉमिक उसमें साउंडनेस ऑब्टेन होती है, क्योंकि जब आप अपनी बैंक की ब्रांचेस हर सिटी में ओपन करते हो, हर स्टेट में ओपन करते हो, तो इससे पता चलता है कि हमारा इकोनॉमिक कितना साउंड है, कितना अच्छा है, तभी तो आज अपनी बैंक की ब्रांचेस आप ओपन कर रहे हो. द एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर and specialization can be achieved. Personnel and officers can be provided training. तो जब आप ब्रांच ओपन करोगे बैंक में तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे. तो वहाँ पे जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं तो हमें डिवीजन ऑफ लेबर करना पड़ेगा. डिपार्टमेंट के हिसाब से हम स्पेशलाइजेशन वाले पर्सनस को हायर कर सकते हैं. और जब हम पर्सनस को हायर करेंगे तो हमारे जो भी ऑफिसर्स होंगे या हमारे जो भी पर्सनल मेंबर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं. सेकेंड एडवांटेज, as branches are distributed in different parts, so there is less risk of non-payment of dues by the loanees. अब क्या होता है, बैंक हमें लोन भी तो प्रोवाइड करता है. जब बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है तब लेस रिस्क होती है नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज की, क्योंकि लोन आज हर एक सिटी में चाहिए, हर एक स्टेट में सभी लोगों को चाहिए. तो आज अगर किसी एक बंदे ने जैसे बहुत बड़ा लोन ले लिया और अगर वो कल पेमेंट नहीं करता है तो आपकी बाकी की ब्रांचेस में जो लोग ने लोन लिया वो पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां से तो आपको एटलीस्ट आपकी इनकम हो रही है, बैंक की, बैंक को वापस पैसा तो आ रहा है. सो इफ सम नेशनल डिजास्टर टेक प्लेस इन वन एरिया एंड लॉसेज आर incurred एंड दे कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट्स अर्न इन अदर एरिया. जैसे भी मैंने आपको बोला, अभी आपको भी पता है कि हमारे बड़े बड़े दिग्गज थे, नीरव मोदी थे, विजय माल्या थे, बराबर इन सब ने लोन लिया, बैंक को नहीं चुकाया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, राइट. अब उसके वजह से बैंक स्ट्रिक्ट हो गई हैं, वो लोग एक्शंस ले रहे हैं. और भी बहुत सारे नाम हैं ऐसे. वीडियोकॉन था जिन्होंने लोन लिया था, चुका नहीं पाए. बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबने लोन लिया होता है. कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि बिना लोन के नहीं चल रही है. एवरी वन, इवन रिलायंस का भी लोन चल रहा है. आपने अगर देखा ही होगा, अनिल अंबानी ने भी तो लोन लिया था. क्या हुआ, आज वो चुका नहीं पा रहा तो सब बैंक उसके पीछे पड़ गए हैं. तो कहने का मतलब एक ही है कि बैंक्स जब आज आप अलग अलग एरियाज में ओपन करोगे तो आपके पेमेंट्स होंगे, लोन होंगे, वो आपको पे तो करना ही पड़ेगा. तो अगर आप एक एरिया से आपको पेमेंट नहीं आ रहा है तो आपकी दूसरी ब्रांचेस कर रही है प्रॉफिट, तो वहां से वो एडजस्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत. As the bank has many branches across the country, transfer of money becomes easy and rapid. तो आज अगर सपोज आपने चाहे एसबीआई बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो या आईसीआईसी बैंक में अपना अपना अकाउंट ओपन किया है अहमदाबाद में, पर आप अभी कहीं घूमने गए हैं, सपोज शिमला गए हैं, कुल्लू मनाली गए हैं, या आप अमेरिका चले गए हो, तो और वहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप अपने आपकी वहाँ पे बैंक होगी डेफिनेटली. वहाँ पे आईसीआईसी बैंक भी है, एचडीएफसी बैंक भी है, एचएसबीसी बैंक भी है, एसबीआई की भी एक ब्रांच है. तो वहाँ से भी आप जाके अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. तो ट्रांसफर ऑफ मनी बिकम्स इजी एंड रैपिड, और आप अपना मनी भी वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट. नाउ फोर्थ इज, बैंक्स कैन मैनेज विद लेस कैश रिजर्व्स. तो बैंक्स जो होती हैं वो लेस कैश रिजर्व से मैनेज करते हैं, वो लोग लेस कैश रिजर्व्स. एंड इफ नेसेसरी देन वन ब्रांच कैन बोरो फ्रॉम अदर ब्रांच. अगर बैंक के पास पैसे नहीं है और अचानक सपोज मान लो कि मेरे मैं
बैंक में गया और मैंने बोला कि भाई मेरे को अमाउंट विड्रॉ करना है, सपोज मान लेते हैं कि मैंने उनको बोला कि मेरे को 60 लाख रुपीज़ विड्रॉ करना है मेरे अकाउंट से, तो दैट मीन्स बैंक क्या बोलेगा, भाई हमारे पास इतना रुपया तो अभी नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि बैंक जो है, जो भी एक्स्ट्रा एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स होती है कि भाई 10 लाख या 15 लाख की एक ब्रांच रख सकती है, उससे ज़्यादा जो भी एक्सेस अमाउंट होगा उन्हें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हेड ऑफिस में। तो उनके पास लेस कैश रिजर्व्स है, तो वो एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से भी बोरो कर सकती है कि भाई हमें पैसा चाहिए, रिक्वायरमेंट आया है और हमें उन्हें पे करना पड़ेगा। ड्यू टू सच बैंकिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी मेड यूनिफॉर्म। तो अपने ओके, सो कहने का मतलब अब ये है कि ड्यू टू सच बैंकिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी मेड यूनिफॉर्म। तो हमारी ये जो बैंकिंग है, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया कि हमारा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसको हमने यूनिफॉर्म कर दिया है। इफ देर इज मोर डिमांड, अगर मोर डिमांड हुई वन पार्ट फॉर फाइनेंस के लिए, देन मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। तो अगर पैसों की ज़्यादा डिमांड आ गई किसी भी एक पार्ट ऑफ फाइनेंस में, तो मनी को हम ट्रांसफर कर देते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। अब देखो, कहने का मतलब यही है कि आज अगर मैं नारायणपुरा में मेरा अकाउंट ओपन किया हुआ है और नारायणपुरा अकाउंट में मैं जाके बोलता हूँ कि भाई मुझे 60 लाख रुपीज़ चाहिए, मुझे विड्रॉ करना अर्जेंटली काम मुझे, तब वो लोग क्या बोलेंगे, मुझे भी साहब आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट है, हमें लाने में मैनेज करने में टाइम लगेगा। हेड ऑफिस फ़ोन करेंगे, हेड ऑफिस वाले बोलेंगे कि भाई अभी इतनी बड़ी अमाउंट आपको देने के लिए हमें कम से कम 3 घंटे चाहिए, क्योंकि आपको ट्रांसफ़र करना है तो हमें सिक्योरिटी भी तो चाहिए रोड पे, क्योंकि हम लेके आएंगे तो मेन टाइम तक आप एक काम कर सकते हैं कि आपकी जो आसपास के एरिया की ब्रांचेस हैं उनमें फ़ोन करके पूछ लीजिए कि उनके पास अगर कोई भी अवेलेबल है, कैश एक्स्ट्रा फंड अवेलेबल है सरप्लस में, तो वो आपको दे देंगे। दैट कुड बी ऑल्सो पॉसिबल। कैपिटल कैन बी यूज फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आपका जो भी कैपिटल है आप उसे यूज करते हैं फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। सो इफ देर इज अ लैक ऑफ डिमांड फॉर फाइनेंस इन वन ब्रांच, द मनी कैन बी ट्रांसफर टू द ब्रांचेस वेयर देर इज मोर डिमांड। सो थस एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक कैन बी इंक्रीज किया जा सकता है। एंड डेफिनेटली, तो जिस ब्रांच में सबसे ज़्यादा मनी का इनफ्लो आउटफ्लो होता है वहाँ पे थोड़ा फंड ज़्यादा ही रहता है हमेशा फ्रॉम दी अदर नॉर्मल बैंक से। अगर आपने अपना बैंक का ब्रांच एक कॉमर्शियल एरिया में ओपन कर रहा है, तो वहाँ पे फंड आपको हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा फ्रॉम दी अदर ब्रांचेस से। बैलेंस बैंकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बैंकिंग। अगर आपको एक बैलेंस बैंकिंग करनी है, स्मूथली रन करना है, तो दिस टाइप ऑफ बैंकिंग आपको यूज करना होगा। इफ रूरल ब्रांचेस मेक लॉसेस, देन अर्बन ब्रांचेस मेक्स प्रॉफिट करेगी। मोर रूरल ब्रांचेस कैन बी ओपन फॉर पब्लिक वेलफेयर के लिए आप ओपन कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है वो पढ़ते हैं। सो एज देयर आर मैनी ब्रांचेस, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, सो प्रॉपर अटेंशन इज नॉट पेड। जहाँ पे हम लोग बैंक्स वाले प्रॉपर अटेंशन पे नहीं करते हैं और जहाँ पे उसके वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को सफर करना पड़ता है। सो एज डिसीजंस आर टेकन बाय द हेड ऑफिस, दैट ब्रांचेस हैव टू वेट टिल दे रिसीव सैंक्शंस। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी सैंक्शंस नहीं मिलते जिसकी वजह से उनके काम रुक जाते हैं और वो कोई काम कर नहीं पाते हैं। अभी कोई, मैं सपोज गया रूरल में गया और रूरल में जाके मैंने लोन के लिए अप्लाई किया। अब लोन के लिए भी तो उन्हें अप्लाई करने वालों को, बैंक वालों को अपने हेड ऑफिस भेजना पड़ेगा पेपर वर्क को, और पेपर वर्क को भेजने के बाद ब्रांच ऑफिस वेट करती है कि जब तक हेड ऑफिस परमिशन नहीं देगा हम उसको पैसा कैसे देंगे, और वो लोग भूल जाते हैं हेड ऑफिस वाले, क्योंकि वे रूलर से आया है ना। सो बैंक्स कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशंस। बैंक कभी भी लोकल कंडीशंस को ध्यान में काम नहीं करती हैं। They have no autonomy and they have to follow the rules laid down by the head office. बैंक अपने घर की नहीं है कि जिस एरिया के हिसाब से लिया उस हिसाब से काम कर लिया। अच्छा, आपको ये चाहिए, आपको ये दे दिया, आपको वो चाहिए, आपको ये दे दिया, आपको ये फैसिलिटी चाहिए, आपको ये। बैंक कभी ऐसा काम नहीं करती है। इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से कभी काम नहीं करती है, या एरिया में क्या चल रहा है उसके हिसाब से काम नहीं करती है। वो एक कॉमन प्लेट गोल पे काम करती है। सो देर इज अ डेंजर ऑफ मोनोपोलिएशन, हो सकता है मोनोपोलिएशन। इफ एंटायर इकोनॉमिक सेक्टर सर्टन बैंक्स डोमिनेट करेंगी एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर ब्रांच होगा, मे बी जियो पार्टी हो जाएगा, आप उसके साथ नाइंसाफी करेंगे।
Sometimes sick banks are sustained due to profit making banks which ultimately affect the banking adversely. अब कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ बैंक की ब्रांचेस सिक होती हैं, मतलब कि एकदम लॉस मेकिंग होती है, और जिसके वजह से जो बैंक प्रॉफिट कर रही है, ब्रांच, उसका प्रॉफिट वहाँ ट्रांसफर किया जाता है उसे दिखाने के लिए कि वहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस को कंप्लीट करना पड़ता है, और अल्टीमेटली वो हमारे इफेक्ट किस पे करता है, एडवर्सली हमारे बैंक पे करता है. समटाइम देर इज हार्मफुल कंपटीशन है इन सच बैंकिंग में, बैंक्स में भी एक कंपटीशन होता है कि ये ब्रांच में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया. इन सर्टन एरियाज मैनी बैंक ओपन देयर ब्रांचेस एंड अनड्यू कंपटीशन टेक प्लेस. अब आप देखो ना, कोई भी एरिया में आप चले जाओ, आपको हर एक टाइप की जो बैंक्स हैं वो मिल जाती है. अच्छा, आप आसाम रोड चले जाएं, आप गुरुकुल चले जाएं, अम्बावाड़ी चले जाओ, सब बैंक्स आपको ऑन एन एवरेज मिल ही जाएंगी उनके आसपास के एरिया में, तो हर बैंक ने ऑलमोस्ट हर दो एरिया के बीच में अपना एक ब्रांच ओपन कर रखा है. So it affects, so certain facilities are multiplied and banks do not get enough number of customers, so bank have to suffer unnecessary expenses. अब ये कंपटीशन में उन्होंने क्या किया, बैंक की ब्रांचेस को ओपन तो कर दिए, बट अब उन्हें उतने कस्टमर्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए पता है वो लोग स्कीम्स लेके आते हैं सेविंग अकाउंट्स में भी, कि भी सेविंग अकाउंट में जीरो, मतलब आपको जीरो बैलेंस में भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, या फिर हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे, 7% इंटरेस्ट देंगे, और ये बोल के आपको अकाउंट में क्या बोलते हैं, अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, और बाद में वो 1-2 साल बाद परसेंटेज को कम कर देंगे. सो कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा ना कस्टमर को लाने के लिए. सो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव भी है एंड कॉस्टली भी होता है उस टाइम पे. नाउ 8, डिमांड ऑफ रूरल एरियाज ऑफन मोर देन द बिगर सिटीज. तो डिमांड जो है रूरल एरियाज में वो ऑफन मोर होती है बिगर सिटीज से, बट ड्यू टू डिमांड ऑफ बिग सिटीज फॉर फाइनेंस रूरल एरियाज डू नॉट गेट प्रॉपर फैसिलिटीज ऑफ फाइनेंस, उनको नहीं मिलता. जैसे मैंने बताया था आपको आगे भी कि लोग ने लोन के लिए पेपर वर्क अप्लाई किया और रूरल बोल के वो लोग ध्यान नहीं देते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज रिमेन एक फिर ड्रीम ही रह जाता है. सो लॉस ऑफ मेकिंग ब्रांचेस अफेक्ट करता है अदर साउंड ब्रांचेस को, एंड दे सफर अनड्यूली फॉर नो रीजन के वजह से उन सबको सफर करना पड़ता है. तो ये थे आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांच बैंकिंग के. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द यूनिट बैंकिंग, कि ये यूनिट बैंकिंग क्या है. इन यूनिट बैंकिंग में बैंक हैज ओनली वन ऑफिस और हेड ऑफिस क्वार्टर्स, एंड यूजुअली इट हैज नो ब्रांचेस, इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती. दैट मीन्स इन यूनिट बैंकिंग में बैंक हैज ओनली वन ऑफिस होगी, या हेड ऑफिस, एक हेड क्वार्टर्स होते हैं, एंड यूजुअली इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती. दे हैव देयर ओन कैपिटल, इनका खुद का कैपिटल होगा, मैनेजमेंट इनका खुद का होगा, एंड शेयर होल्डर्स भी. एंड सच अ सिस्टम इज वेरी पॉपुलर इन यूएसए, और ये जो सिस्टम है यूनिट बैंकिंग की वो यूएसए में काफ़ी फेमस है. एडवांटेजेस यूनिट बैंकिंग, एज अ बैंक इज स्मॉल इन साइज, इट कैन बी सुपरवाइज, आप कर सकते हो इजीली, एंड आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो कंप्लीटली क्योंकि वो आपके हाथ में है. लॉस मेकिंग, इनएफिशिएंट बैंकिंग डज नॉट लास्ट लॉन्ग, तो यहाँ पे कोई भी लॉस मेकिंग तो होगा नहीं क्योंकि ये छोटी बैंकिंग है, इसे आप खुद सुपरवाइज कर रहे हो. इनएफिशिएंट बैंकिंग जो होती है डज नॉट लास्ट लॉन्ग होगी. सो इन ब्रांच बैंकिंग सच ब्रांचेस आर सस्टेन, तो जो भी इन ब्रांच बैंकिंग में क्या होता था कि जो भी लॉस मेकिंग ब्रांचेस होती थी वो सस्टेन हो जाती थी विद द हेल्प ऑफ द अदर ब्रांचेस से. यहाँ पे इनएफिशिएंसी एंड लॉसेस आर नॉट नेसेसरीली एक्सटेंडेड, अगर आपको लॉस हो रहा है उसे बंद कर देंगे वो लोग, बट उसे कंटिन्यू नहीं करेंगे. तो इनएफिशिएंसी एंड लॉसेस आर नॉट अननेसेसरीली एक्सटेंडेड. बैंक एक्ट्स अकॉर्डिंग टू लोकल, यहाँ पे वो लोग लोकल कंडीशंस के हिसाब से काम करेंगे, एंड इम्प्लीमेंट द मेथड ऑफ वर्किंग कीपिंग इन माइंड द लोकल कंडीशन, तो लोकल कंडीशंस को ध्यान में रख के वो लोग वहाँ पे काम करते हैं. सो देयर इज ऑटोनॉमी होती है इन डिसीजन मेकिंग में. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मोनोपोली, एज ओनली वन बैंक कैन नॉट डोमिनेट द एंटायर इकोनॉमिक एज इन ब्रांच बैंकिंग. सो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती मोनोपोली की, क्योंकि वन बैंक कैन नॉट डोमिनेट द एंटायर इकोनॉमी, क्योंकि वहां पे एक बैंक पूरी इकोनॉमी को हैंडल नहीं करती. यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, एक बैंक पूरी इकोनॉमी को हैंडल भी कर सकती है. तो ये एज इन ब्रांच बैंकिंग होता. इन बैंकिंग में डिसीजंस आर टेकन ऑन लोकल लेवल्स पे लिए जाते हैं,
सो देर इज नो डिले, कोई डिले नहीं होगा। लोकल ऑफिसर्स टेक डिसीजंस लोकली ही ले लेगा, मतलब उन्हें वो परमिशन दे दी जाती है। बैंक ब्रांचेस आर ओपन अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी ओनली के हिसाब से वहाँ पे ओपन होती है। एंड देर इज नो अनहेल्दी कंपटीशन, और वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं किसी के साथ। उन्हें लगता है कि हमें यहाँ ओपन करना है, वो ब्रांच को ओपन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इंडिया में कंपटीशन के चक्कर में हमारी ब्रांचेस सबसे ज़्यादा दिखनी है, ओपन करनी है, चाहे कस्टमर कम हो, लॉस एक बार जाए पर एक बार तो ओपन कर दें। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? सो देयर आर फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिट बैंकिंग। डेफिनेटली एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो होना ही है। एज द साइज ऑफ बैंक इज स्मॉल, द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपके जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। सो बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन, आप नहीं ले पाओगे। रिस्क इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जोग्राफिकली, आपका जो रिस्क है वो आप ही के ब्रांच को बियर करना पड़ेगा, आप उससे ग्लोबली या जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जैसे कि आप ब्रांच में करते थे। एंड देयरफॉर इन द टाइम ऑफ नेशनल डिजास्टर या रिसेशन में बैंक सफ़र करेगा वेरी मच, तो वो पर्टिकुलर ब्रांच काफ़ी सफ़र करता है। As the banks have no branches in other parts of the country, so transfer of money becomes difficult and expensive. अब ये जरूरी था कि अगर आप सपोज एक ब्रांच मतलब आपका है, सपोज कोई पर्टिकुलर सिटी में आपका बैंक है, पर उसका कोई दूसरी ब्रांचेस कोई दूसरी सिटी में नहीं है, और आप दूसरी सिटी में जाके पैसा विड्रॉ करना चाहते हो, तो आपको बैंक को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा भाई आप ये वाले बैंक में हमारा पैसा ट्रांसफ़र करें, और वो ट्रांसफ़र करने के टाइम पे वो आपसे चार्ज लेंगे और वो चार्ज आप ही को बियर करना है। सो ये एक उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन रहता है। There is often disparity in rates of interest for deposits and finance in various banks. So there is often disparity भी रहेगा हमारे rates of interest में for deposits and हम finance करते हैं various banks में। The development of backward areas becomes काफ़ी difficult हो जाएगा। Banking becomes widespread in urban areas, but in rural areas there is lack of such facilities होती हैं। बैंक्स हैव टू कीप कैश रिजर्व्स अपने पास ही रखना पड़ेगा इन सच बैंकिंग में। सो देयरफॉर प्रॉफिटेबल फाइनेंस जो भी है वो लेस रिजल्टिंग देगा, लेस प्रॉफिट ऑफ द बैंक देगा, क्योंकि वो आपके पास ही रहेगा, आप जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे ही वो आपको फ़ायदा देगा। बाकी में क्या होता था कि अगर कोई भी प्रॉफिट ब्रांच में किसी को हो गया तो उसका पैसा आप दूसरे ब्रांचेस में ट्रांसफ़र करके वहाँ से भी प्रॉफिट कमा सकते थे। इन इंडिया वी फाइंड ब्रांच बैंकिंग मोर हमें दिखता है, एंड देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ सम बैंक्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी है। इन यूएसए में अगर हम बात करें तो यूनिट बैंकिंग इज क्वाइट वाइड स्प्रेड है। थर्ड इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से होता है। सो इंडियन बैंकिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिवीजन, हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप एंड उनके एरिया ऑफ वर्क के हिसाब से। यस, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमर्शियल बैंक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे रीजनल रूरल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड दूसरी है हमारी नेशनलाइज्ड बैंक। प्राइवेट सेक्टर भी दो पार्ट में डिवाइड है।
इंडियन प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन प्राइवेट बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स जो था वो फर्दर था कोऑपरेटिव बैंक्स में गया। कोऑपरेटिव बैंक फर्दर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में गया। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फर्दर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में गए। एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक फर्दर प्राइमरी क्रेडिट सर्विस में गए। सोसाइटीज में आई मीन टू से प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज में गए। तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से। ओके, चल फर्दर चलते हैं अबाउट द प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया। अब प्राइवेट बैंक्स क्या है हमारे इंडिया में? सो इन द फाइनेंशियल सर्विस ऑफ इंडिया मेनली टू टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स थे। पहला था पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक्स एंड दूसरा था प्राइवेट सेक्टर कॉमर्शियल बैंक्स, राइट, जो आपने अभी ऊपर पढ़ा। सो बिग्स अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ड्यूरिंग प्लानिंग। इन स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो प्राइमरी बैंक्स आर मेनली सिन, बट इन 1969 जुलाई में 14 बिग प्राइवेट बैंक्स थे आर नेशनलाइज एंड इन 1980 में 6 अदर प्राइवेट बैंक्स को हमने नेशनलाइज किया। सो टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हो गए थे? 20 हो गए थे, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1969 में हमारे पास 14 प्राइवेट बैंक्स को हमने नेशनलाइज किया एंड इन 1980 में 6 अदर प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया, तो टोटल 20 आपके पास हो गए। दिस नंबर एक्सक्लूडेड द एसबीआई एंड इट्स ग्रुप बैंक्स को एक्सक्लूडेड था, हमने इंक्लूड नहीं किया था। So at present 27 public sector banks exist and 22 private sector banks and also other local area की private banks हैं वो अलग। In India में big reform has been done in banking structure में हमने किया है। आफ्टर 1985 के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 में हमने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया एंड रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा हम कमिटी ऑफ 1992 में आया। कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग हो रही है। तो फॉरेन बैंक्स भी हमारे इंडिया में आ रही हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं हमारी कंपनी में। सो बैंक ने इस्टेब्लिश किया आफ्टर 1990 इन प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बोल के, एंड प्राइवेट बैंक्स बिफोर बिकमिंग रिफॉर्म्स आर नोन एज ओल्ड प्राइवेट बैंक्स बोलेगा। एट प्रेजेंट हमारे पास 14 ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। और अभी आपने प्रेजेंटली सुना है कि बहुत सारी बैंक को हमारे मोदी गवर्नमेंट अब उन्हें क्लब कर रही है। तो बहुत सारी जो बैंक्स थी जो सच में ऑन पेपर में उनके पास लॉस मेकिंग था, उन्हें क्लब करके एक बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रांग बनाया जा रहा है। ये आपके बाद वाले जो फ्रेंड्स आएंगे वो लोग अब इन सब के अंदर में पढ़ेंगे, अभी तो आपको फिलहाल ये पुराना ही पार्ट पढ़ना पड़ेगा। सो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या थे? बैंक्स whose greater part of the equity is held by private shareholder and entities rather than government is known as private sector banks कहते हैं। So banks जिसका greater part of equity जो है वो held by private shareholders अपने पास रखते हैं and entries rather than government is मतलब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा नहीं होके सबसे ज़्यादा greater part of equity private shareholders के पास होती है। Banks whose greater part of equity is held by the government rather than private shareholder is known as public sector bank। कहने का मतलब ये है पब्लिक और प्राइवेट का कि अगर प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास इक्विटी ज़्यादा होगी तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बोलेंगे,
और अगर गवर्नमेंट के पास आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा होंगे तो उसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलते हैं। वर्किंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स डिवाइड होती है दो पार्ट में, एक है ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और दूसरा है न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। चलिए, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या है और बाद में पढ़ेंगे न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में। After the nationalization of 14 larger banks in the year 1969, no other banks were allowed to be set up there as the private sector banks for the new 20 years के लिए बोला गया था। There were only 24 banks से हमारे private sector working में during the banking reforms period start हुआ। There have been major reforms, बाद में काफ़ी सारे reforms हमने changes किए after the year 1985 हमारे banking segment में। However, initial years में these reforms were very painful थे banks के लिए। 12 of the 27 public sector banks reported losses, क्योंकि जब आपने इनको कन्वर्ट किया तो वो लॉस सामने लॉस दिखना चालू हो गया। सो 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से 12 बैंक्स को लॉस होना चालू हो गया और वो दिखने भी लगा। सो एट प्रेजेंट 12 ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आज हमारे पास अवेलेबल है। व्हाट इज न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स? The banks, which has been established in the year 1990, considering the recommendations is given by Narsimham Committee, is referred to a new private sector banks बोले गए हैं। In June 1992 में नरसिम्हन कमिटी ने इम्प्लीमेंट किया था रिकमेंडेशन ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम पे, और वो रिकमेंडेशंस थे कमिटी के फर्स्ट कि हम लोग एलिमिनेट करेंगे बैंकिंग सेक्टर रेगुलेशंस एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। तो जो भी बैंकिंग सेक्टर रेगुलेशंस चल रहा था उस टाइम पे उसको एग्जिस्ट किया। फिर उन्होंने क्रिएट किया एक वाइबल एंड एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम को, एंड दिस वुड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर को वो इम्प्रूव करेंगे। थर्ड था एस्टैब्लिश करना न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ द मिनिमम इनिशियल कैपिटल आप कितना दे रहे हो, और बाद में फिर बैंक्स आपको लोन प्रोवाइड कर देती थी। तो आज भी अगर आप लोन लेने जाते हो तो वो लोग क्या बोलते हैं कि 20% आप करो, बाकी का पेमेंट हम करेंगे, लोन देंगे आपको। नॉट टू डिफ्रेंशिएट इन ट्रीटमेंट बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में कोई वो लोग ने डिफ्रेंशिएट नहीं रखा था। उन्होंने सारे रिमूव कर दिए ऑल रेस्ट्रिक्शंस इन ऑपरेशंस में, प्रोवाइड किया ग्रेटर डिस्क्लोजर दिया एंड ट्रांसपेरेंसी रखी इन अकाउंटिंग में। आरबीआई कंसिडर करता था अबव रिकमेंडेशंस को एंड अलाउ करता था बैंक्स को कि वो सेटअप करे प्राइवेट सेक्टर बैंक विच इज नोन एज न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक के नाम से। हमारे जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे उन्हें अलाउ किया गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है 74% तक का ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो फॉरेन का अगर आपको पैसा डालना है आपके कंपनी में, आपके बैंक में, तो 74% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक का आ सकता है। आप देखो जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है ना, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी को छोड़ के, जो भी बैंक के साथ एलआईसी एसोसिएटेड है वो सब फॉरेन की है। In order to get higher productivity and efficiency of the banking system, there has been a need of new private sector banks, which can provide कर सकता है tough competition हमें हमारे public sector के अंदर। Despite the competition के बाद भी banks were in a position थे कि वो earn करें higher profits due to volume expansion and low cost and poor quality loans वो provide कर सकें। There are at present 9 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। डेवलपमेंट हो रही है हमारे क्रेडिट बैंक्स, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक्स, एक्सिस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा, इंडस इंडिया बैंक लिमिटेड, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, राइट। तो ये सब क्या है, हमारे 9 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। एंड आफ्टर पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया हैज़ बीन अ ड्रास्टिक चेंज हुआ, एंड ड्यू टू एमरजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आने की वजह से उनका प्रेजेंस भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होने लगा। हम ऑफर कर रहे हैं डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उन्हें सर्विस दे रहे हैं हमारे कस्टमर्स को। सो दे पोजेज अ स्टिफ कंपटीशन इन द इकोनॉमिक। आज भी इनके प्राइवेट बैंक्स को कंपटीशन तो बहुत बियर करना पड़ता है, जबरदस्त। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के फंक्शंस क्या है? तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑलवेज प्ले करता है वाइटल रोल इन द इंडियन इकोनॉमिक में, एंड दे आर एज फॉलोज। तो पहला है ऑफरिंग अ हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हर बैंक चाहता है कि उसका जो मैनेजमेंट हो एक हाई डिग्री हो।
सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमेशा आपको हेल्प करता है इन इंट्रोड्यूसिंग करने के लिए आपका हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग कंसेप्ट इनटू बैंकिंग में। आपको हेल्प करेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज वेल एज टू डेवलप सिमिलर स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या कर रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करेगा, उनके बताएगा कि देखो हमारे पास कितने हाई डिग्री प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग के बंदे हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट क्या हैं, ताकि वो आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज टू डेवलप सिमिलर स्किल एंड टेक्नोलॉजी भी ऑफर करना पड़े पब्लिक को। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बताया जाता है कि देखो अगर प्राइवेट इतना अच्छा कर सकता है तो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्यों नहीं कर सकती। क्रिएट्स हेल्दी कंपटीशन। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमेशा प्रोवाइड करती है हेल्दी कंपटीशन ऑन जनरल एफिशिएंसी लेवल्स पे ही इन दी बैंकिंग सिस्टम में। एनकरेज करो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स स्पेशली हमारे जो फॉरेन बैंक्स हैं हैव मच इन्फ्लुएंस, उनके काफ़ी सारे इन्फ्लुएंस होने चाहिए आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दी कंट्री के अंदर। फिर हम बात करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज हेल्प्स टू एसेस फॉरेन कैपिटल मार्केट्स। तो फॉरेन बैंक्स इन द प्राइवेट सेक्टर में हेल्प करते हैं हमारी इंडियन कंपनीज को डेफिनेटली। तो जो फॉरेन बैंक्स होंगे प्राइवेट सेक्टर में हेल्प करेंगे इंडियन की कंपनीज को एंड हमारी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज होती हैं, ताकि वो मीट आउट कर सके उनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से। तो क्या बोलेंगे भाई पैसा हम लगाते हैं, आपको कितने रुपयों की जरूरत है आप हमें बताइए। एंड दिस सर्विस बिकम्स क्या हो जाती है, ईजियर फ्रॉम दैट। आज आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में कोई वाक्य बोले कि चल मैं तेरे बिजनेस में पैसा लगाता हूँ, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, तो आप क्या होगे, अरे वाह मजा आ गया, लगा कितना डालेगा पैसा मेरी कंपनी में, हम सीधा यही पूछते हैं। तो द सर्विस बिकम्स क्या हो जाएगी फिर इजियर फॉर देम बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ देयर हेड ऑफिस एंड अदर ब्रांचेस इन द इम्पोर्टेंट फॉरेन सेंटर्स में आ जाओगे। इन दिस वे दे हेल्प अ लार्ज एक्सटेंट इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन द कंट्री में। helps to develop innovations and achieve the expertise। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ऑलवेज ट्राई करती है कि वो एक इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट एवेन्यूज लेके आए, नए स्कीम्स लेके आए एंड मेक द इंडस्ट्री कि वो अचीव करे, एक्सपर्टाइज करे उनके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में ऑफरिंग, क्योंकि वो क्वालिटी सर्विस एंड गाइडेंस दे रहे हैं। वो इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी हमारी बैंकिंग सर्विस में, थस दे लीड दी अदर बैंक्स को पास जाएंगे इन न्यू फील्ड्स में। सो फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटराइज ऑपरेशंस किया, क्रेडिट कार्ड बिजनेस एटीएम सर्विस एक्सेट्रा वो लोग प्रोवाइड करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द रिफॉर्म्स इन बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। देखो रिफॉर्म्स का मतलब है कि बैंकिंग स्ट्रक्चर में क्या फायदा आया। तो बताया गया कि ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड ऑफ इंडिया में मेनली दो ही हमारी कमेटी चलती थी एंड दे आर फ्रेम टू सजेस्ट द रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर। पहला था नरसिंहम कमेटी और दूसरा था खान वर्किंग ग्रुप, बराबर। तो ये दो ही ग्रुप थे उस टाइम पे। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है रिकमेंडेशन ऑफ नरसिंहम कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द नॉवल एंड एसेंशियल चेंजेस इन द इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर में, तो बैंकिंग कमेटी फॉर अमेंडेंस बनाए गए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड आरबीआई गवर्नर थे श्री नरसिंहम एंड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो जब आप अपने बैंकिंग में कुछ चेंजेस लेके आए, कुछ अमेंडेंट्स लेके आए, तो उस टाइम पे उनके चेयरमैन जो थे वो रिटायर्ड आरबीआई गवर्नर थे सी नरसिंहम, और उन्होंने कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए। द कमिटी मेड फॉलोइंग रिकमेंडेशंस इन द रिपोर्ट एंड सबमिटेड टू द गवर्नमेंट इन दिसंबर 1991 में उन्होंने दिए। क्या, टू फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांचेस। अब जो ब्रांच है उसका एक फॉर्म स्ट्रक्चर बना एंड यूनिट बैंकिंग लोकल गवर्नमेंट जुडिफिकेशन मस्ट बी फिक्स्ड। और अगर कोई ब्रांच ओपन करना चाहता है ओपन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। और अगर कोई यूनिट बैंकिंग में जाना चाहता है तो उस लोकल बैंक्स में ही काम कर पाएगा, लोकल बैंक की तरफ, तो उसका भी एक जुडिफिकेशन फिक्स किया जाए। SLR टू बी रिड्यूस टू 25% स्टेज वाइज विद इन 5 years में। सो
SLR का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो टू बी रिड्यूस्ड टू 25% स्टेज वाइज करना पड़ेगा विद इन 5 years, सो दैट फंड्स विच इज बीइंग यूज्ड, आप जो भी फंड यूज कर रहे हो इन पब्लिक सेक्टर इन नॉन प्रोडक्टिव एरियाज में विल बी अंडर कंट्रोल, एंड सो मोर फंड्स विल बी अवेलेबल होगा उनके लिए फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। बैंक अप्रोच करेगा एंड मस्ट बी मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए एंड बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी भी होना चाहिए। तो बैंक जिसको भी अप्रोच करेगा वो मार्केट के ओरिएंटेड हो और साथ में वो बेस्ड हो उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे। फॉरेन बैंक्स इन इंडिया मस्ट बी अलाउड किए जाए, तो जो भी फॉरेन की बैंक्स इंडिया में आना चाहती हैं वो ओपन कर सकती हैं अपनी ब्रांचेस को, टू ओपन देयर ब्रांचेस ऑन सब कंपनीज with the precondition that their investment policy must be in the correlation with the policy of government of India। तो that means कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होगी किसकी, फॉरेन बैंक्स की, वो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से ही होनी चाहिए, उनके रिलेशन को ध्यान में रखते हुए। सो मोर एवर द पॉलिसी अलाउइंग द फॉरेन बैंक्स टू ऑपरेट इन इंडिया में करें एंड दे मस्ट बी मेड मोर लिबरल, और उन्हें हम काफ़ी लिबरल बना दें। सो व्हेन द फॉरेन बैंक्स आर परमिटेड, आपको परमिट है टू ऑपरेट इन इंडिया में आप करो, देन ऑल द टर्म्स आर एप्लीकेबल टू इंडियन बैंक्स को एप्लीकेबल होंगे एंड दे मस्ट बी एप्लीकेबल टू फॉरेन बैंक्स को जाने चाहिए एंड दे हैव टू फॉलो देम, और उनको वो फॉलो करें। इवन आफ्टर कमांडेबल प्रोग्रेस होने के बाद, आपने जो भी अचीव किया बाय द इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, स्टिल देयर आर सम सीरियस प्रॉब्लम्स अभी भी हैं जिससे हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं, डिक्लाइन एफिशिएंसी। तो इवन आफ्टर इतने सारे हमने प्रोग्रेस किए, अचीव किया हमारे इंडियन बैंकिंग में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं उसके भी आज प्रॉब्लम्स हैं और जिससे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है डिक्लाइन एफिशिएंसी, मतलब आपकी एफिशिएंसी के बारे में बताता है, आपकी प्रोडक्टिविटी के बारे में बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी बैंकिंग सेक्टर में कितना हो रहा है। तो उन सब के लिए आपने एक प्रोग्राम सच एज इन्वेस्टमेंट एंड लैंडिंग इन स्पेसिफिक एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल बनाया। इंटरेस्ट गेन बाय बैंक्स वो हमेशा लेसर होता है देन द मार्केट रेट से, मार्केट रेट आपको जो प्रोवाइड करेगी और बैंक आपको जो इंटरेस्ट देगी वो काफ़ी कम होता है। द कमिटी ने सजेस्ट किया दैट लैंडिंग रेट शुड बी 10% होना चाहिए ऑफ द टोटल लैंडिंग एंड दे मस्ट बी रिव्यूड एवरी 3 years के बाद आपको उन्हें रिव्यू करना पड़ेगा कि हम लोग जो 10% दे रहे हैं लैंडिंग प्रोग्राम शुड बी 10% ऑफ द टोटल लैंडिंग का, ये सब चीज़ें। कमिटी डज नॉट एग्री फॉर नेशनलाइज ऑफ द बैंक्स फर्दर, उनमें से कुछ कमिटीज थी उन्होंने एग्री नहीं किया कि नेशनलाइज होनी चाहिए और भी बैंक के फर्दर। सो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक जो थी वो रिड्यूस हो गई ड्यू टू रैपिड एन्यूमरस एंड एक्सपेंशन ऑफ बैंक की वजह से। तब की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, क्योंकि आज अपने अपने ब्रांचेस ओपन करने लगे तो आपका जो प्रॉफिट था वो सब डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया, तो उनका प्रॉफिट कम दिखने लगा। रूरल बैंक्स हैव नॉट बीन बेनिफिटेड, उनसे नहीं हुआ। एंड मोर एवर इन मेट्रोपोलिस बैंकिंग सेक्टर आज एक्सेस ऑफ मनी पावर है उनके पास, एफिशिएंसी है उनके पास, बैंक्स एक्सेसिवली कंट्रोल करती है एंड एक्सेस एम्प्लॉयज है उनके पास, रेस्पॉन्सिबल है जो लोग। और फर्दर पॉइंट्स भी थे कमेटी के। 8, पॉलिटिकल फोर्सेस शुड नॉट इंटरफेयर, नहीं होना चाहिए इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। तो जब भी अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन हो तब पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं होने चाहिए, उसमें कोई भी पॉलिटिकल फोर्स नहीं लगेगा, एंड बोर्ड मेंबर्स, क्योंकि नहीं तो वो बैंक चल नहीं पाएगी। एट द इंटरनेशनल लेवल में 8 to 10 बैंक्स ही हैं एंड इन द कंट्री 3 to 4 बैंक्स हैं जो इंक्लूड करती है SBI, मस्ट बी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। कमिटी बिलीव करती है दैट द प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल एडवांसेस इज ऑलवेज लेसर है अलॉन्ग विद बैंकिंग लॉ। आप जो भी पोर्टफोलियोज देते हैं एंड एज अ रिजल्ट की वजह से मैनी बैंक्स आर इन ट्रबल्स में आ गई हैं। सो 11th है देयर इज अ नीड टू रिड्यूस द CRR, कैश रिजर्व रेशियो भी आपको कम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट शुड नॉट कंट्रोल रेट ऑफ इंटरेस्ट को, वो लोग कभी कंट्रोल ना करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी हाइड होना चाहिए इन केस ऑफ डिपॉजिट प्लेस बाय RBI या मोर देन रिक्वायर्ड SLR
एंड CRR। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको क्या करना है, हाइक करना है। इन केस अगर आपका डिपॉजिट प्लेस विद RBI ज्यादा हो जाए आपके रिक्वायर्ड SLR और CRR से, कैश रिजर्व रेशियो से अगर ज्यादा हो जाए तो। 14, बेसिक रेट फॉर लैंडिंग बाय बैंक मस्ट बी डिसाइड होना चाहिए पहले से कि वो लोग कितना लैंड करेंगे। एंड मोर एवर देयर मस्ट बी इंटीग्रेशन होना चाहिए बिटवीन बैंक रेट, डिपॉजिट रेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेट एंड बेसिक रेट के बीच में एक ताल्लुकात होना चाहिए, मस्ट बी इंटीग्रेशन। लॉफुल रिकवरी ऑफ द लोन्स, तो आपने किसी को लोन दिया है, लोन दिया है तो उसे पैसा वसूल करना है, लेना है, तो उसके लिए भी रिकवरी फॉर द लोन्स बाय बैंक सीम टू वेरी टफ एंड years after wasted in it. So by forming special tribunals and also selling securities, the recoveries would be made faster. तो जो लोग लोन हमसे ले चुके हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं तो उनके ऊपर एक लॉ बनाओ और वो काफ़ी फास्टर होना चाहिए। कुछ सिक्योरिटीज अगर पर्सन्स लगाने हो तो बनाइए। बैंक शुड नॉट रिक्वायर टू ऑब्टेन लाइसेंस फर्स्ट टू ओपन द ब्रांचेस, बैंक को कभी भी रिक्वायर नहीं होनी चाहिए कि वो लाइसेंस मांगे कि ओपन करने के लिए ब्रांचेस। एंड प्री परमिशन मे नॉट बी रिक्वायर्ड ऑल्सो फॉर द क्लोजर ऑफ द ब्रांचेस, और प्री परमिशन मे नॉट बी रिक्वायर्ड ना हो कि वो अपनी ब्रांच को बंद कर रहा हो। म्यूचुअल कोऑपरेशन होनी चाहिए बिटवीन फॉरेन बैंक एंड इंडियन बैंक के बीच में एक म्यूचुअल कोऑपरेशन चाहिए। बोथ द बैंक मस्ट बी कंपेल्ड टू फॉलो द सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करे जो इंडियन के बैंकिंग एक्ट के हिसाब से है। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच बैंक मस्ट बी असाइंड होना चाहिए टू इट्स डायरेक्टर, तो दैट मीन्स इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ईच बैंक का असाइन हो डायरेक्टर्स का, कोई भी डायरेक्टर आके वो काम इंटरनली चेक कर सकता है। रिकमेंडेशन ऑफ रंगराजन कमेटी सच एज कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए बैंक मस्ट बी फॉलोड इन द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ द बैंक। क्योंकि पहले क्या था, मैनुअल था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मैनुअल था, लोग हाथ से लिखते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने ये बोला कि कंप्यूटर धीरे धीरे आ रहा था, तो उस टाइम पे ये बोला गया था कि चलो भी कंप्यूटराइजेशन का जमाना है अब, तो हमारा धीरे धीरे सारा बैंकिंग सिस्टम कंप्यूटराइज में ट्रांसफर होना चाहिए। बैंक्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए फॉर देयर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज के लिए। सो बैंकिंग सर्विस कमीशन एट नेशनल लेवल जो था वो नॉट रिक्वायर्ड नहीं था। So competition between banking sector and the other financial institutions को आपने एडवोकेट किया एंड आपने उनको एनकरेज किया that there must be integrated financial policies होनी चाहिए उनके बीच में, बोथ के भी। In banking structure, if the banking structure is based on other recommendations पे based हो, then the working of the banks आप improved करो। After stock scams, it very become very essential to control the loopholes in the banking structure। तो जब स्टॉक स्कैम हुआ तब उन्होंने ये सब कंट्रोल लूप होल्स को ध्यान में रखा और उस पर काम करना चालू किया। राइट नाउ रिकमेंडेशन बाय नरसिंहम कमेटी। द फाइनेंस कमेटी अपॉइंट करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम। तो फाइनेंस कमेटी ने अपॉइंट किया था फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम को फॉर द रिकमेंडेशन इन बैंकिंग सेक्टर में, विच इज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अप्रैल 1988 में, एंड रिपोर्ट थी फॉलोइंग रिकमेंडेशंस। राइट, चलो। सो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैंक मस्ट बी मर्ज होने चाहिए थे। फिर कि हमारा जो फाइनेंशियली था स्ट्रॉन्ग बैंक्स मर्ज हो, जितने भी स्ट्रॉन्ग बैंक्स हो सब मर्ज हो। कमिटी डज नॉट एनकरेज द मर्जर, तो कमिटी ने बोला कि हम मर्जर ऑफ द बैंक्स नहीं करेंगे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड फाइनेंशियली वीक वंस को भी। रिकैपिटलाइजेशन मस्ट बी इनिशिएट होना चाहिए ताकि वो इंक्रीज कर सके अपने कैपिटल को ऑफ वीक बैंक्स का। एंड इफ री सर्कुलेशन ऑफ वीक बैंक्स इज नॉट पॉसिबल, अगर नहीं है, देन द ऑप्शन फॉर द क्लोजर में ऑल्सो बी कंसिडर्ड। अगर वो वीक बैंक्स अपने कैपिटल को फिर से गेन नहीं कर पाएंगे तो अगर वो चाहें तो क्लोजर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो क्लोज होना चाहे क्लोज हो सकते हैं। Moreover, this committee has also suggested first improving the standards of sufficient capital, कि भाई आप स्टैंडर्ड्स ऑफ जो सफिशिएंट कैपिटल स्टैंडर्ड्स है वो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन ऑफ बैंक मैनेजमेंट,
एंड रिडक्शन करो इनएक्टिव एसेट्स ऑफ द बैंक। तो जो भी बैंक के एसेट्स इनएक्टिव है उन्हें आप रिड्यूस कर दें, उसे रखो मत, ज्यादा निकाल दो, राइट। नाउ टॉक अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ खान वर्किंग ग्रुप। इन ऑर्डर टू मेक द रिकमेंडेशन, आपको रिकमेंडेशंस करना है, आप मेंटेन करना चाहते हो को रिलेशन बिटवीन ग्रोथ ओरिएंटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स इन मॉनिटरी मार्केट में, मतलब ये दो के बीच में भी एक रिलेशन बनाना चाहते हो, ग्रोथ ओरिएंटेड भी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मनी बैंकेट इन जो बैंक है। इन द 90s में वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर खान, जो आईडीबीआई से थे, उन्होंने एक फॉर्म किया एंड उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया अप्रैल 98 में टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब उनका रिपोर्ट क्या बोलता था, चलिए देखते हैं। इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट, supervise, maintain partially between all the regularly systems in private sector, a super regulator system should be formed। तो इन्होंने बताया इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट, आपको काम करना है, सुपरवाइज करना है, मेंटेन करना है पार्शली भी बिटवीन ऑल सब रेगुलर सिस्टम के बीच में, तो आपको एक सुपर रेगुलेटर सिस्टम फॉर्म करना पड़ेगा। फिर ये बोला गया प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेंगी उन अमेंडमेंट्स को इन द रिकवरी लॉ फॉर द रिकवरी ऑफ लोन्स, मतलब आप जिन्होंने लोन लिया है और उनसे रिकवर करने के लिए प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक का फाइनेंस उसी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अ न्यू लॉ मस्ट बी फ्रेम एज अ होल। मैनेजमेंट ऑफ द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट बी मेड ऑटोक्रेटिक एंड एम्पावर्ड टू टेक द इंडिपेंडेंट आप डिसीजंस ले सको विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट में। टू प्रिवेंट करना है एंड कंट्रोल करना है सीरियस फ्रॉड्स ऑफ सिस्टम, आप जनरेट करें एज इट इज इन द ब्रिटेन में होता है। तो आपको प्रिवेंट भी करना है, कंट्रोल भी करना है सीरियस फ्रॉड सिस्टम, ताकि वो ब्रिटेन जैसा सिस्टम ना हो। टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल सीरियस फ्रॉड्स अ सिस्टम मस्ट बी जनरेटेड, तो आपको एक सिस्टम जनरेट करो जैसे कि ब्रिटेन ने किया है। कैश रिजर्व रेशियो मस्ट बी ब्रॉट इनटू इंटरनेशनल पार्सिटी बाय स्टेज वाइज डायरेक्ट रिडक्शन। नेसेसिटी ऑफ एसएलआर मे बी पुट ऑफ ग्रेजुअली, धीरे धीरे आप रखो। सो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मर्जर ऑफ बैंक मस्ट बी वेरीफाइड हो, क्या आज अगर कोई भी दो बैंक तीन बैंक मर्ज होना चाहती है तो आप उनको पहले वेरीफाई करें। थ्री मेन इंस्टीट्यूशन स्टेट वाइज, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मस्ट बी मर्ज इनटू वन यूनिट, तो आप इन तीनों को मर्ज कर सकते हो। तो कंक्लूजन क्या है, very recently, fraudulent misappropriation of crores of rupees of depositors of Anubhav Group required serious fraud office as recommended by Khan Working Group. So RBI must keep a constant watch over all the banks. तो ये बताया गया है कि अनुभव ग्रुप जो था उसने करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ डिपॉजिटर्स, तो उन सब के ऊपर ऐसे क्यों जो बैंक्स लोन प्रोवाइड करती हैं, तो आप सभी बैंक के ऊपर वॉच रखो कि कोई इसको ऐसे का परमिशन ना दे दें। देखो इस सबको ध्यान में रखा फिर भी नीरव मोदी विजय माल्या जैसा फ्रॉड तो हो ही जाता है। टू मीट द प्रेजेंट चैलेंजेस, बैंक मस्ट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ देयर वर्कर्स एंड वो इम्प्रूव करे अपने कंज्यूमर सर्विस को। सो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मस्ट बी अप्लाइड होना चाहिए था टू परफॉर्मेंस। सो बजट मस्ट बी प्रिपेयर एवरी ईयर लाइक फॉरेन बैंक्स की तरह आप भी अपना बजट बनाओ। बैंक मस्ट डिक्लेयर एसेंशियल सर्विसेज, बताए कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अवॉइड करो फ्रीक्वेंट स्ट्राइक, कोई स्ट्राइक बैंक में पहले क्या होता था, बहुत स्ट्राइक्स होती थी, आए दिन स्ट्राइक हो जाती थी, जिसकी वजह से बैंकिंग पर बहुत असर पड़ता था। सो अवॉइड करो फ्रीक्वेंट स्ट्राइक थ्रेट्स बाय द बैंकिंग यूनियन से। कंज्यूमर इज एट द सेंटर ऑफ द बैंक होता है एंड विदाउट कंज्यूमर बैंक कैन नॉट एग्जिस्ट है, तो कंज्यूमर को भी ध्यान में रखो भाई, कंज्यूमर इज द किंग है। सो दिस फिलोसॉफी मस्ट बी फॉलोड होल हार्टेडली, फॉलो होना चाहिए। Despite opposition from the political parties आने की वजह से as well as the banking unions, the following recommendation of nursing committees has been adopted and they are forced since 1992 से 2006 में force किया गया। क्या कि SLR has been brought to 25% by October 1997 आ गया, CRR reduce हो गया to 5.5% by December 2001, क्लासिफाइड कॉमर्शियल बैंक्स ने ऑथराइज किया कि वो डिसाइड करेंगे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा विद इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट्स में। नाउ फोर्थ था आरबीआई ने अरेंज्ड किया है इफेक्टिव सुपरवाइजिंग
ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर एक सुपरवाइजर रखा है, विच इंक्लूड्स चाहे वो इनकम, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स हो, बैड डेब्ट्स हो, प्रोविजन एक्सेट्रा, एंड 100% प्रोविजन दिया अगेंस्ट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज ऑल्सो मेड एसेंशियल कर दिया कि जो नॉन हमारे प्रॉफिटेबल एसेट्स हैं उनको अगर आपको निकालना चाहें, आपको बंद करना है, कर दो। अप टू फाइनेंस और रुपीज 2 लाख पीएलआर हैज ऑल्सो बिन रिड्यूस कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अलाउ किया है एंड अलाउड टू अनाउंस शेयर कैपिटल इशू with the precautions that 51% of the share government then it paid up capital of banks does not reduce। फिर ये बताया कि शेयर कैपिटल में भी बैंक के थ्रू आप जमा कर सकते हो, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव बीन अलाउड, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उन्हें अलाउ किया गया कि आप अपना मार्केट में शेयर कैपिटल इशू करना चाहते हो कर दो, पर उसमें 51% गवर्नमेंट के पास रहेगा उसके पेड अप कैपिटल से। क्लासिफाइड कमर्शियल बैंक्स हैव बीन गिवन लिबर्टी दिया गया नॉट ओनली टू ओपन देयर ब्रांचेस बट ऑल्सो टू क्लोज द वीकर ब्रांचेस इन रूरल एरिया। तो जो भी कमर्शियल बैंक उनको लगता था कि रूरल एरियाज में ये बैंक ब्रांचेस में को काफी सारा लॉस हो रहा है, उसको मुझे बंद करना है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव बीन स्टार्टेड किए गए, अप टू 20% उनका एफआईआई एंड 40% एनआरआई का इन्वेस्टमेंट होता था, अलाउड था कैपिटल उस बैंक के अंदर में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। इन दी बजट 1996-97 में प्राइवेट सेक्टर में लोकल एरिया बैंकिंग सेविंग्स हैव बीन मोबिलाइज किया गया एंड दे बीन अलाउड टू इन्वेस्ट लोकली, और वो इन्वेस्ट लोकली भी कर सकते हैं। आरबीआई हैज इशूड लाइसेंस, आरबीआई ने इशूड किया लाइसेंस कि वो 5 सच बैंक्स को लाइसेंस दे सकते देगा। आफ्टर द सिक्योरिटी स्कैम जो हुआ 1992 में, आरबीआई ने फॉर्म किया सुपरविजन। 1993 में सुपरविजन सेल भी बना स्पेशली फॉर द कमर्शियल बैंक्स के लिए, ताकि ऐसे स्कैम्स वो फिर से ना हो सके। जो स्टॉक मार्केट में होता है ना स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, दैट इज अ सिक्योरिटी स्कैम। एज पर कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इट वाज कंपलसरी था कि आप कीप 8% प्रोविजन रखो इन अप्रैल 1992, एंड एज पर दिस प्रोविजन इट इज कंपलसरी है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू कैरी दिस 8% रेशियो विद इन 3 years, एंड इट इज ऑल्सो मेड कंपलसरी फॉर फॉरेन बैंक्स के लिए भी वो कंपलसरी बनाया गया। फॉर फास्ट रिकवरी ऑफ डेप्थ, क्योंकि आपके सारे बहुत सारे डेप्थ हो चुके थे तो उन्हें आपको रिकवरी भी करना था। सो 6 स्पेशल ट्रिब्यूनल रिकवरी हैज बीन स्टार्टेड किए गए इन कोलकाता, न्यू दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, बैंगलोर एंड चेन्नई में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा डेप्थ था। एंड ऑल्सो एपिलेट ट्रिब्यूनल स्टार्टेड इन मुंबई में भी, ताकि आप अपना रिकवरी ला सकें। ओके, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है कॉमर्शियल बैंक वो ओवर होता है। ओके, चलिए, कोई डाउट हो डेफिनेटली यू कैन रीच मी ऑन 7600828696 पे आप रीच कर सकते हैं। ओके, चलिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।